मांझी जी का बड़ा सिस्टम सिंपल है, व्हेन इन रोम गो बाय द पोप। हिंदू हैं तो एकदम पूरा जम के नवरात्र में मनाएंगे, थी भूखे रहेंगे, एकदम प्याज लहसुन सब छोड़ देंगे। अब मुस्लिम हो जाएंगे तो टप खाएंगे एकदम कोई मेहदी। मतलब चिराग पासवान खुद को दलित नेता के तौर पर ही प्रोजेक्ट करना चाहते हैं भविष्य में, ये इन बयानों से और इन एक्शंस से उनकी पार्टी और उन्होंने साबित किया। अगर बिहार में सम्राट चौधरी या चिराग पासवान या कोई कर कर दे कि जीतन राम मांझी के लेगेसी को तो असल बढ़ा सकता है, उनका असल वारिस, उनका असल उत्तराधिकारी, उनका असल अगर कोई मूर्त रूप है उनका दूसरा, तो वो उनकी पार्टी के प्रवक्ता फलाना जी हैं। एक नेचुरल प्रोसेसन होता है, राजा का बेटा कम उम्र का है, राजा की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, बेटे को राजगद्दी तक पहुंचाना है, चाचा हैं, चाचा दिखाने के लिए बहुत अच्छे थे सब कुछ, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो चाचा कहते हैं तो कुर्सी मेरा है। कि चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे हैं ना, उसकी वजह से सबकी सीटें कम होंगी। कि जीतन राम मांझी का इसमें मोटिव क्या था, ब्राउनी पॉइंट लेना चाहते थे, भाजपा और मोदी जी का हनुमान बनना चाहते थे। मोदी ने अपना हनुमान चुन लिया है और वो चिराग पासवान है। मांझी भी दलितों के ही नेता हैं, दलित पिछड़ों के, SC ST के। और अभी अगर बगल के राज्य में झारखंड में जाके चिराग पासवान दलितों के अलावा जो शेड्यूल ट्राइब है उसको भी अपने पाले में करने को कोशिश तो शेड्यूल ट्राइब को आप छुइएगा तो हम दलित को नहीं छुएंगे। और भाजपा के से अगर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो हम भाजपा के प्यारे नहीं हो जाएं कि भाजपा ये कहे क्या है, जीतन राम मांझी वापस जाइए, आपको जहाँ जाना है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहाँ पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। चुनावी मौसम जो है वो शुरू होने वाला है बिहार में, और इसके पहले बिहार NDA को मजबूत करने के लिए JP नड्डा से लेकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगे हुए हैं। देखिए, हरियाणा का चुनाव आया है और इस चुनाव की खुशी जहां एक तरफ हरियाणा में दिख रही है, दिल्ली में दिख रही है, नरेंद्र मोदी खूब खुश हैं, बधाई दे रहे हैं, तो वहीं बिहार NDA में दो नेता आपस में भिड़ गए हैं और दोनों नेता नरेंद्र मोदी के NDA गठबंधन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन इन विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा? आपने देखा होगा कि दो ऐसे नेता जिनका नाम चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान हैं और जीतन राम मांझी जो इन दिनों मोदी के खासम खास बने हुए हैं, वो तस्वीर भी आपको याद करनी होगी जब मंत्री पद का शपथ लेने के लिए जीतन राम मांझी सबसे पहले दिल्ली में जाकर कुर्सी पर बैठ गए थे और फ्रेम में अपने आप को दिखा रहे थे, मोदी के सबसे करीबी बनते चले गए। लेकिन धीरे धीरे मोदी के हनुमान से वो भिड़ने लगे हैं। पहले आपने देखा होगा कोटा विदिन कोटा को लेकर इन दोनों के बीच विवाद छिड़ा, इसके बाद अब धीरे धीरे ये विवाद बढ़ गया है विरासत को लेकर। दरअसल कल जिस तरीके से मामला उठा था, जीतन राम मांझी का एक बयान आया और इस बयान पर विवाद अब गहरा गया है। तो इस विषय पर आज चीरफाड़ कराने के लिए अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से हम जुड़ गए हैं। सर, बिहार NDA में दो दिग्गज नेता आपस में भिड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों दिग्गज नेता भिड़ते भिड़ते ऐसा ना हो कि दोनों NDA से अलग हो जाए, वो कहें कि आप इनको हटाइए नहीं तो हम हट जाते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस शब्द का प्रयोग आपने किया अपनी कब्र में फैटा फैटी, नौबत तो यही आ गई है। जी। और बड़ा मज़ेदार है क्योंकि आपको, मुझे ये पता है, दर्शकों को पता नहीं, ये पता होगी नहीं, कुछ लोगों को पता हो जो पंचनामा देखे होंगे कि ये अंदर अंदर ये उबल रहा था मामला, मांझी और चिराग के बीच ये मामला उबल रहा था और कई हिंट्स थे। मतलब उन हिंट्स को बताना हमने भी लाजमी नहीं समझा, लेकिन ये सारा कुछ शुरू हुआ था लैटरल एंट्री वाले मामले के समय ही। भाजपा ने पहले तो मांझी जी को ही जिम्मेवारी लगा जैसे दे दिया। मांझी जी ने सोचा कि चिराग अगर भाजपा से दो हाथ करने के मूड है तो मैं क्यों ना ब्राउनी पॉइंट्स ले लूं, इसी वक्त थोड़ा भाजपा का चहेता हो जाऊं। बिल्कुल। ऑब्वियस ही बात है, चिराग पासवान से बिहार का कोई भी युवा या बुजुर्ग नेता जलता है, सच्चाई है, इसमें कोई मैंने सेकेंड ओपिनियन नहीं है। मतलब सबको जलन होती है, क्यों कम समय में इतना अच्छा कर लिया, एक अच्छा फैन फॉलोइंग बन गया है, केंद्रीय मंत्री बन गए, 5 सांसद जीत गए, स्ट्राइक रेट शानदार, मोदी के प्रिय, अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और लग रहा है कि फुलफिल भी कर देंगे। लेकिन यहाँ नेपोटिज्म की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ इस चीज़ की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भाई पिता रामविलास पासवान है और पुत्र चिराग पासवान है तो असल वारिस चिराग पासवान ही हो। क्यों भाई, पशुपति वारिस हो सकता है, प्रिंस पासवान हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन क्या भाजपा ने जरूरी समझा
भाजपा ने ये समझा कि प्रिंस पासवान उनका लेगेसी हो सकते हैं आगे? क्या भाजपा ने ये माना कि पशुपति पारस ही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं? नहीं माना, बिल्कुल। भाजपा ने तो सीधे कहा कि चिराग पासवान ही हैं, और वो भाजपा ने कहकर नहीं बताया, सीटें बांटने के समय में समझा दिया। तो ये तो विवाद ही खत्म हो जाता है। अब कहने का मतलब कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है। अब जो यूएन में अगर जाएगा मामला, सारे देश बैठे होंगे, तो वहाँ हम इन्हें बोल सकते हैं कि सुनिए, हम मेरा नाम है विनोद, हमारा पैखाना जो है वो सचिव जी नहीं बनवाए हैं। वहाँ तो ये नहीं बोल सकते हैं, तो उठ नहीं सकता, वहाँ तो ये मामला उठ ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं यही मामला उठाने की कोशिश कर रहे हैं जीतन राम मांझी। हंसुआ के ब्याह, खुरपी के गीत। मंच कुछ और है और मुख्यजन कुछ और है और बात कुछ और कर रहे हैं। अरे सीधा सीधी बोलिए ना कि आपको साहबानी नहीं बुलाया गया, आपको दिल्ली के कमरे में बुलाया गया, तो आप अपने में खुश हैं। अभावे साली चूर्णम, जो मिला वही स्वीकार है, क्या दंड पुरस्कार है, आफतों के नाद पर मेरे शब्द ही प्रहार है, मेरा ही है लिखा हुआ। तो मतलब जो मिला उसी में खुश। लेकिन इसकी वजह से चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा कर देना कि चलो पशुपति पास हमको न्योता में बुलाए हैं, चिराग पासवान नहीं बुलाए हैं, एक से बढ़िया कोई न्योता हुआ ही नहीं होगा। इससे बढ़िया न्योता तो किसी जमाने में नहीं होगा, ऐसा न्योता तो कोई दे ही नहीं सकता है। अरे भाई पूड़ी खैले तो पूड़ी के वही कर हिसाब मत कीजिए, कद चुकता कद पूड़ी खैले तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी बोल सकते कि ना पूड़ी ठीक रहे, लेकिन तहरों के यहाँ पूड़ी ठीके बनी, मुझे बनी। तो अब उनके यहाँ बना, वो अपने परिवार को लेकर गए साहब बननी, वहाँ पूरा परिवार इमोशनल था। अब ड्रामा तो करना नहीं था, वरना 10 लोग को और बुला लेते हैं, मोदी जी को न्योता चल जाता, फलाना ढिमका को चल जाता, सम्राट चौधरी के, अब जो चला गया सम्राट चौधरी वहीं के हैं। और ये तो राजेश वर्मा उनके सारे एमपीज थे, लोकल कई नेता थे, अन्य कई दलों के नेता थे, मगर राजद के लोग भी हम देखे थे, पहुंचे थे, एक आध को तो लुकाई भीड़ में दिखा। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर इस विवाद की बात करते हैं तो इस विवाद की शुरुआत तो कहीं और हुई थी, लेकिन आज इस विवाद को सार्वजनिक करने का काम जीतन राम मांझी के बयान ने ही किया। क्यों कर रहे हैं बार बार जीतन राम मांझी? चिराग को टारगेट कर देते हैं, कोटा विदिन कोटा पर चिराग ने जब मामला उठाया तो कहा ये सब ब्राउनी पॉइंट्स के कारण हुआ, ये मन में उनके था। जैसे ही चिराग पासवान, केवल लेटरल एंट्री की बात नहीं थी, लेटरल एंट्री के बाद आपको याद होगा वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी बोल गए हैं। फिर आपको याद होगा ये मुझे तक कि और एक आरक्षण का मुद्दा, हाँ, जो जातिगत जनगणना की बात थी, उस पर भी के अंदर कोटा विदिन कोटा की पर बात थी। इन सारे मुद्दों पर चिराग पासवान ने जो उनका पिछला स्टैंड था उससे अलग स्टैंड लिया। मतलब चिराग पासवान खुद को दलित नेता के तौर पर ही प्रोजेक्ट करना चाहते हैं भविष्य में, ये इन बयानों से और इन एक्शंस से उनकी पार्टी और उन्होंने साबित किया। कोई इसमें गलत बात नहीं है। चिराग पासवान और रामविलास पासवान या देश के किसी भी दलित नेता या दलित पार्टी की आप बात कीजिए, इवन जीतन राम मांझी, उनके पार्टी के आसपास के नेताओं को देखिए ना, सबके मुसहर हैं। नहीं, मुसहर नहीं है। कई जातियों के, सवर्ण जाति के तो मुझे 20 नेता वहाँ नजर आते हैं। मुसलमानों में भी सवर्ण जाति के लोग ही उनके आसपास हैं, मुसहर बहुत कम हैं। और अगर जीतन राम मांझी के खुदा न खास्ता वो तो अभी हैं, भगवान का जीवित रहे, बहुत स्वस्थ रहे, अगर उनके रहते या उनके बाद अगर बिहार में सम्राट चौधरी या चिराग पासवान या कोई कर कर दे कि जीतन राम मांझी के लेगेसी को तो असल बढ़ा सकता, उनका असल वारिस, उनका असल उत्तराधिकारी, उनका असल अगर कोई मूर्त रूप है उनका दूसरा, तो वो उनकी पार्टी के प्रवक्ता फलाना जी हैं। संतोष मांझी के रहते हुए कोई कहते कि प्रवक्ता हैं, वही सर्वे सर्वा है, वही मांझी का असली उत्तराधिकारी हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो मांझी जी को भी सोचना होगा ना कि टू कैन प्ले दैट गेम। जिनके घर शीशे के होते हैं और दूसरे घरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। तो मांझी जी जिस फायदे के लिए कर रहे थे वो तो उनको होता दिख नहीं रहा है, उल्टा नुकसान जरूर हो गया। ये विवाद अनावश्यक रूप से अब हो गया है। और आप जान लीजिए रत्नेश जी, इस छोटे से विवाद पर इतनी बड़ी मैं खबर कर रहा हूँ पंचनामा, तो उसका कारण ये नहीं है कि मुझे आज के लिए कोई टॉपिक नहीं मिला था। टॉपिक हमारे पास बहुत है। इस खबर को छूने का जानते हैं मकसद क्या है? इसके दूरगामी परिणाम होंगे। दिस विल हैव अ मोन्यूमेंटल इफेक्ट ऑन एनडीए सीट शेयरिंग। हाँ, मतलब ये जीतन राम मांझी को भी कहीं हो सकता है कि पीछे से टास्क दिया हो कि अब आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ। देखिए,
आपने तो समझ लिया, दर्शकों को मैंने समझा दिया कि जीतन राम मांझी का इसमें मोटिव क्या था। जी जी जी। ब्राउनी पॉइंट लेना चाहते थे, भाजपा और मोदी जी का हनुमान बनना चाहते थे। मोदी ने अपना हनुमान चुन लिया है और वो चिराग पासवान है। उसमें कोई बदलाव होने वाला है नहीं। बहुत उसमें अब ऐसा भी नहीं कि मोदी जी कलेजा काट के दे देंगे, लेकिन कलेजा मांगेंगे भी नहीं जल्दी। चिराग पासवान से वो कलेजा मांगेंगे भी नहीं। और बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक तरफा प्यार निभाते वो गए मोदी जी के साथ, आने वाले साल 2 साल में तो लगता नहीं है कि भाजपा चिराग पासवान को छोड़ना या लेट गो करना अफोर्ड करने की ये गलती नहीं करेगी वो। देखिए, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की का अलग डोमेन है, उनकी शक्तियाँ लिमिटेड हैं। प्रशांत किशोर एक सर्टेन वोट बैंक को अपील कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए, लंबी लड़ाई उनकी है। तेजस्वी यादव एंटी भाजपा वोट को ही अपने पाले में कर सकते हैं, वो भाजपा के वोट बैंक को छू नहीं सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान में वो ताकत है कि वो भाजपा के वोट को भी अपने पाले में कर सके। ये उन्होंने कालांतर में दिखाया भी है। नीतीश कुमार को डैमेज करके 2020 में चिराग पासवान ने जितना अपना जहर दिखाना था ना, वो दिखा दिया। अब बार बार मैंने जहर मैंने देखना चाहेगी भी नहीं एनडीए। और रही बात जीतन राम मांझी की, तो कल बयान दिया और आज उनके जीजाजी जो एमपी हैं अरुण भारती, प्रवक्ता लोग, किस हिसाब से आज, किस तबीयत से आज दवाई दिया है उन्होंने मांझी जी का, ये भी साबित करता है कि चिराग पासवान चुपचाप किसी की बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। खास तौर देखिए, खास तौर पे मैं बता दूं, खास तौर पे जब भी रामविलास पासवान का नाम आएगा, मैंने देखा है कि चिराग पासवान बड़े इमोशनल हो जाते हैं। उनकी पार्टी के लोग भी इस बात को समझते हैं कि ये चिराग पासवान के लिए बड़ा एक प्राइवेट इमोशंस हैं और उसको बार बार एक्सप्लोर करने की कोशिश, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश अगर की जाएगी तो उस पर तो विवाद होगा ही। लेकिन हाँ, आपने एक अच्छी बात बोली कि विवाद एनडीए का आगे भी बढ़ सकता है। आगे चल के सीट शेयरिंग होना है। अगर एक सीट दे लीजिए, एक सीट ले लीजिए, मैं फंस गया पेच, तो आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के अक्रॉस टेबल, मुझे लगता है जीतन राम मांझी मान भी जाए क्योंकि थोड़ा मौका परस्त तो है। लेकिन चिराग पासवान अपने पिता की तरह थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि मौसम विज्ञान वाला विभाग उनको आता जरूर है, लेकिन दिखाते कम है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान अपने राजनीतिक दुश्मनों से बदला लेने में विश्वास रखते हैं। मतलब जितना दिन मैं देख पा रहा हूँ और जितनी राजनीति उनकी मैंने समझी है, उनको गिल्टी प्लेजर भी शायद उसमें महसूस होता है कि जिन्होंने उनके साथ गलत किया उनके साथ गलत होता है, तो वो शायद उसे एंजॉय भी करते हैं। मतलब ये सैडिस्टिक है, बट अगेन मुझे लगता है देख कर कि उन्हें शायद मजा आता है इस चीज़ में। किसी को आता है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन मुझे तो चिराग पासवान एंजॉय से कुछ ज़्यादा ही करते हैं, वो एंजॉय है उनको। और देखिए, विधि का विधान या कर्म का फल कि उनको मौका भी मिल जाता है। चिराग पासवान को तुरंत मौका भी मिल गया। इसी वजह से तो देखा सर हमने कि इतने छोटे टॉपिक पर अगर जदयू होती या फिर बीजेपी का कोई, उन लोगों का काम है बोलना, ऐसा कोई बात नहीं है, छोड़ दिया था, विवाद सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मैं वही करूँगी, इस टॉपिक को छोड़ने के मूड में चिराग पासवान नहीं है। और आगे भी मुझे दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ड्रैग्ड, और ये एक बड़ा विवाद का कारण बनेगा। दोनों दलों में से किसी एक की छुट्टी भी हो जाए, मुझे उम्मीद है कि छुट्टी किसकी होगी वो भी दिख रहा है, कोई बहुत दूर नहीं है वो भी कहानी। तो वहाँ तक भी मामला जा सकता है अगर इसे ड्रैग किया जाएगा तो। अब हालांकि मुझे लगता है कि मांझी जी बहुत समझदार हैं, एक गलती उनसे हो गई है, एक बयान निकल गया है, तो अब उस बात को ठंडाने की कोशिश करेंगे। केंद्र में मंत्री बन गए हैं, इतना बड़ा कद मिल गया उनको। हाँ, मतलब पार्टी के हिसाब से तो बड़ा पद मिल गया, बड़ा पद मिल गया उनको, वही हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा पद मिल गया। जीतन राम मांझी को संभाल कर रखना होगा। एक सीट जीत के जाइएगा, केंद्र में मंत्री बन जाएगा, तो थोड़ा सा है ना, ये तो पावर दिखाएगा अपने। तो बहुत लुड्रेकिश ऑफर है, कहा जा सकता है। बहुत बड़ा बढ़िया ऑफर मिल गया। लेकिन एक बात मैं और यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, आपको भी याद दिलाना चाहूँगा, दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूँगा, और जीतन राम मांझी जी को भी याद दिलाना चाहूँगा। जिस क्षेत्र से जीतन राम मांझी पर चुनाव लड़े थे, याद है ना आपको? जी जी जी। उस क्षेत्र का आपको याद है समीकरण? बिल्कुल। आप हम तो खूब घूमे थे। बिल्कुल गया मैं। आपको याद है कि वहाँ जितने भूमिहार और जितने पासवान थे वही गेम चेंजर थे। पासवान तो अल्टीमेट गेम चेंजर था। जी। आपको याद है उनकी पार्टी के चिराग पासवान के एक नेता जिनको टिकट नहीं मिला, फिर भी वो लगातार 1.5 महीना चिराग पासवान के कहने पर जीतन राम मांझी को चुनाव जिताने में लगे रहे। उनके घर में हमने क्या देखा था, याद है ना? उनके घर हम पहुंचे थे तो उनकी माता जी कि एक तरफ पूरी भीड़ लगी हुई है पासवान समाज की, 100-150 लोग, इधर उतना ही लोग भूमिहार समाज के थे। यानी एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही थी। और मानिए ना मानिए, जीतन राम मांझी ने
उस सभा में जो बयान दिया था वो बयान था कि बिहार का भविष्य है चिराग, और सीएम का चेहरा भी बोल दिया था आगे का उनको इशारे में। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति अपने पुत्र को कहता है कि उसको सीएम बनाना है, जो व्यक्ति खुद को कहता है कि हमको भी एक बार सीएम और बनने का मन है, वो चुनाव जब उनका आता है तो इतना मौका प्रस्त हो जाते हैं कि वो चिराग पासवान को सीएम तक बना देते हैं सामने में, और फिर पलटते हैं तो इतना पलटते हैं कि रामविलास पासवान की लेगेसी के उत्तराधिकारी बनाते हैं उनके बेटे को, उनके भाई को। वो भाई जो मीडिया के सामने जो कहानी है उस आधार पर उन्होंने पार्टी तोड़ी, चिराग पासवान से पार्टी छीनी। अब जितने भी फिल्म हमने देखे, पुराने ज़माने के फिल्म देखे होंगे, हमको याद नहीं है फिल्मों का नाम, लेकिन चाहे हॉलीवुड का हो या चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी यही कहानी थी, आगे भी यही कहानियाँ मैंने देखी हैं। एक नेचुरल प्रोसेसन होता है, राजा का बेटा कम उम्र का है, राजा की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, बेटे को राजगद्दी तक पहुंचाना है, चाचा हैं, चाचा दिखाने के लिए बहुत अच्छे थे सब कुछ, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो चाचा कहते हैं तो कुर्सी मेरा है। असली तरीका हमने खून बहाया है, हम सेनापति हैं, हम इतना दिन तक इनका राजगद्दी संभाले रखे हैं, और ये तो बच्चा है, अभी क्या संभालेगा। वो गद्दी हथिया लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एकांतवास जंगल में भेज दिया जाता है उस बच्चे को, किसी तरह से जंगल कत्ल कर दो, फलना कर दो, निमका कर दो, किसी तरह से बच जाता है। बाद में आता है फिर से बाहुबली बन के, तब पता चलता है उसकी माँ बताती है कि अब जो बता देखिए कि उसके बाद की कहानी क्या है। उसके बाद की कहानी यही है कि वो चाचा से बदला लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सुना, कहीं सुना हुआ कहानी नहीं लग रहा है। बहुत सारा फिल्मों में हमने देखा है, बिहार की राजनीति में भी देखने को मिला, राजनीति में यही अभी चिराग पासवान। अब मैं किसी को दुश्मन दोस्त या किसी को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट कहानी मिल जा रही है, थ्योरम लगाने पे रिजल्ट आ जा रहा है, और रिजल्ट सही भी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। सर जीतने के बाद पार्टी, सांसद और मंत्री पद भी वही मिल गया जो चाचा वाला था। तो नेचुरल जस्टिस। और कहीं ना कहीं पशुपति पारस को रामविलास का उत्तराधिकारी बताना या उनको नेक्स्ट इन लाइन बताना रामविलास के बाद, ये जीतन राम मांझी की एक राजनीति है। और ये राजनीति है क्यों, ये तो आपने बता दिया। उनका मोटिव ब्राउनिंग पॉइंट है, वो चाहते हैं कि भाजपा उनको सीरियसली ले। मांझी भी दलितों के ही नेता हैं, दलित पिछड़ों के, SC ST के। और अभी अगर बगल के राज्य में झारखंड में जाके चिराग पासवान दलितों के अलावा जो शेड्यूल ट्राइब है उसको भी अपने पाले में करने को सकें, तो शेड्यूल ट्राइब को आप छुइएगा तो हम दलित को नहीं छुएंगे। और भाजपा के से अगर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो हम भाजपा के प्यारे नहीं हो जाएं कि भाजपा ये कहे क्या है, जीतन राम मांझी हमारे पास जाइए, आपको जहाँ जाना है। लेकिन भाजपा ऐसा कहती नजर आ रही है आपको कहीं आस पास? तो मुझे 1.5-2 साल में तो कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, अनलेस कि चिरागे तय कर ले कि हमको भाजपा से अलग राजनीति करके बिहार की कुर्सी हमको चाहिए, तो अब बात अलग हो जाएगी, अन्यथा तब तक तो यही है। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि चिराग पासवान जो अपने डोमेन से बाहर निकल कर झारखंड जाते हैं और उस वोट बैंक को टारगेट करने करते हैं जो मांझी को लगता है कि मेरा वोट बैंक है, तो उसके चलते ये विवाद फिर शुरू होता है। एक और बड़ी बात, आपको मजेदार कहानियां बताते हैं। इतना मजेदार कहानी बताएंगे कि मतलब पूछिए मत। आज मेरे पंचनामा में मैं बोनस लेके आता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी 3-4 दिन पहले मांझी जी का बर्थडे था, याद है आपको? याद है आपको? बिल्कुल, बर्थडे था। मांझी जी का बर्थडे था और बर्थडे पे मांझी जी को कई लोगों ने ट्वीट करके बधाई दी थी। अब जरा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, दर्शकों को दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि खेल बढ़ा आखिर कहाँ। ये चिराग पासवान जी का ट्वीट है मांझी जी के जन्मदिन पर। क्या लिखा है उन्होंने, पढ़िए। इन्होंने लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन हेतु प्रार्थना करता हूँ। पहला बधाई वाला शुभकामना छोड़ दीजिए, नीचे वाला फिर से पढ़िए एक बार, क्योंकि देखिए लिखते समय भी चिराग पासवान जी ने, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये ट्वीट किसी और ने नहीं किया, चिराग पासवान ने खुद किया है। इस बात को मैं सत्यापित करता हूँ कि चिराग पासवान ने ट्वीट खुद लिखा है। अब जानबूझकर देखिए पैराग्राफ अलग कर दिया गया, जबकि पैराग्राफ अलग करने की जरूरत नहीं थी। अब जरा नीचे वाला पैराग्राफ फिर से पढ़िए। प्रभु श्री राम जी से आपके स्वस्थ, सुदृढ़ और मंगलमय जीवन हेतु प्रार्थना करता हूँ। अब जरा मांझी जी का बयान याद कीजिए प्रभु राम को लेकर। काल्पनिक बताया था उन्होंने, राम है ही नहीं। जिनके नाम में ही जीतन राम है, वो राम को काल्पनिक मानते थे। और कुछ दिन पहले तो उधर थे ना, तो थोड़ा सा
कहता है कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, लेकिन ज़्यादा प्याज खा रहे थे, किलो किलो ढुआ रहा था पसेरी पसेरी। प्रभु श्री तो राम से चिराग पासवान ने बहुत चालाकी से इनको एक तो वहाँ थोड़ा सा सटा दिया है गरम लोहा कि राम से आपके भविष्य की अच्छे मंगलमय होने की स्वस्थ होने की कामना करता हूँ मैं। अगर राम काल्पनिक है तो आप गए और राम है तो आपका भला होगा। रही बात श्रद्धा की बात भी है कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे ही ये ट्वीट वो करते हैं, जीतन राम मांझी, जैसे मैं समझ गया इस ट्वीट का मतलब, आप समझ गए इस ट्वीट का मतलब, दर्शक समझ गए, इस ट्वीट को लगाइए अभी मैं कहूँगा। और वैसे ही इस ट्वीट का मतलब जीतन राम मांझी बूझ गए होंगे ना, समझ गए। नहीं बूझेंगे तो कोई समझा दिया होगा उनको, और समझा दिया होगा तो उसके बाद क्या हुआ होगा ये तो आपको पता ही है। समझ बूझ के वो क्या बयान दे रहे हैं क्या कि देखिए आप नहीं बुलाइएगा, आप ट्वीट कर रहे हैं तो हम थोड़ा आंख भी नहीं, आपसे हमारा चल रहा है, सार्वजनिक नहीं था अब तक, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है। उधर वाले मुद्दे पर हो, भाजपा के खिलाफ जो भाजपा के नीतियों के खिलाफ चिराग पासवान का जो एक स्टैंड था, या पार्टी गठबंधन में रहते हुए भी एक अलग डिफरेंट स्टैंड था उनका, जैसे आप इसको डिफाइन कीजिए, उस स्टैंड पर मतलब मांझी जी का बड़ा सिस्टम सिंपल है। व्हेन इन रोम गो बाय द पोप। हिंदू हैं तो एकदम पूरा जम के नवरात्र में मनाएंगे थी, भूखे रहेंगे, एकदम प्याज लहसुन सब छोड़ देंगे। अब मुस्लिम हो जाएंगे तो टप खाएंगे एकदम कोई मेथी 5 वक्त के नमाजी हो जाते हैं। तो राजनीति में मतलब ये एग्जाम्पल मैं दे रहा था, तो जब जिधर तब तिधर वो उसका पूरा फॉलो करते हैं सिस्टम, गड़बड़ा नहीं देते हैं। लास्ट में गड़बड़ा भी जाता है तो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट तक नीतीश कुमार जैसे आदमी कहते जाइए जाना था, कोई दिक्कत नहीं है, तो एनडीए ने फिर उनको जगह दिया। तो आगे भी एक बड़ी समस्या ये है कि चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे हैं ना, उसकी वजह से सबकी सीटें कम होंगी। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी और पशुपति पास तो फिर मुझे लगता है कि जीरो है फिलहाल। मुझे लगता है सर जीतन राम मांझी भी, जैसा कि आपने कहा कि मौका परस्त है, उनको मौका मिल गया चिराग के बहाने अपने सीटों को लेकर के दबाव डालना। बिल्कुल वही मामला है। और वो एहसास करना चाहते हैं कि चिराग कौन होता है, हम भी हैं, और चिराग क्या होते हैं, पशुपति पारस है, पेच फंसा रहे हैं, पारस को जिंदा कर रहे हैं ताकि चिराग पे थोड़ा दबाव बना रहे। तो पशुपति पारस को भी समझना पड़ेगा भाई, ये ताबूत में से झाड़ पोंछ के बार जो मैंने कहा था कुछ दिन पहले यही होगा वही हो रहा है। तो जो मैं कह देता हूँ उसको नेता सुनते का ही नहीं है भाई, सुना कीजिए आप लोग महाराज, इसे गड़बड़ा जी तो काम कैसे चलेगा। जब न तब निकाल के मुफ्त का सलाह है इसलिए नहीं लेते हैं। नहीं, बात तो सही है कि चिराग पासवान निश्चित ही एनडीए के रणनीतियों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुपति पारस जीतन राम मांझी बस इसलिए हैं क्योंकि एनडीए कुनबा बिहार में बड़ा रखना चाहती है भाजपा, और 1-2 सीटों को देकर कुर्बान करके कोई बहुत उसको नुकसान होने वाला है नहीं। दूसरी बात कि इन दलों को महागठबंधन में कोई न्योता है नहीं, कोई बुलाहट है नहीं। पशुपति पारस को तो छोड़ दिया था भाजपा ने कि जहाँ जाना है। तेजस्वी भी नहीं बुलाए, प्रयास खूब किया, अल्टीमेटम दिया पशुपति पारस ने कि 24 घंटा 48 घंटा का अल्टीमेटम देने, कुछ नहीं हुआ। तब इतना बार एक ने दिवाली आ रहा है, पटाखा जलाए नहीं फूटा, फिर उसमें बारूद एक दूसरा में से निकाल के लुट्टी लगाए, फिर जलाए फिर नहीं फूटा, फिर उसका बारूद निकालने को वो भी नहीं फूटा, लास्ट में जब उधर तो देखिए तो फट जाएगा एक बार। तो वही हाल है, पशुपति पारस तो ऐसे उधर देखते भी फटते नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, फुसकी बम वाला हाल है फिलहाल। देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, घुमा के नहीं बोलना चाहिए, बात स्पष्ट है, पशुपति पारस फुसकी बम है। उनके ही हाँ, डरा सकते जरूर आप हैं, सुन सके धैलस का दशक भर देते दूर रहा, तो वही सुर वाला हाल है। कुछ होना जाना देखिए दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि चिराग पासवान से एक सीधी लड़ाई अब जीतन राम मांझी ने ले ली है, और मुझे लगता है कि इस पर कुछ दिन तक पत्रकारों का भी रोजगार रोटी चलता रहेगा। कुछ दिन इधर से उधर होना चाहिए, लेकिन अगर मांझी जी कहीं चुप हो गए तो फिर बात अलग है, क्योंकि मांझी जी मुझे लगता है कि शायद चुप हो जाए। जैसा कि आप कह रहे हैं मौका परस्त मामला डैमेज कंट्रोल कर लेंगे मांझी। हाँ, उनको समझ में आएगा कि मैंने चिराग अगर रिटेलिएट करेंगे इस तरीके से तो मांझी बैकफुट पर चले जाएंगे, डैमेज कंट्रोल में चले जाएंगे, मुझे पता है। चलिए देखिए, तो ये 2 दिग्गज नेता हैं जिनके बीच की लड़ाई एक विरासत को संभालने के लिए चल रही है, और इस लड़ाई को कैसे बीजेपी एक बात देखिए और मैं कहूँगा जाते जाते कि इस वक्त देश में दलित नेताओं का नाम अगर आप लीजिएगा ना तो बहुत
लिस्ट छोटी है। छोटी है, बिल्कुल सर। ओबीसी और फलाना ढिमकाना जातियों के लोग दलितों के बड़का हितैषी बनते हैं। हम फलनवा यादव हैं, हम फलनवा पटेल हैं, हम फलनवा मिश्रा हैं, फलनवा दुबे हैं, यही लोग बड़का दलित चिंतक बन रहा है। मनोज झा दलित चिंतक बनेंगे, कोई यादव जी हैं वो बड़का चिंतक बनेंगे, यही लोग हैं। दलित को तो मौके नहीं मिल रहा यार, अरे दलित को ना मौका दो। तो स्पेस बन रहा है और कुछ दलित जीत के आए हैं इस बार, जैसे चंद्रशेखर जीत के आए हैं, एक दो और जो लोग जीत के आए हैं। तो हो सकता है कि चिराग पासवान, मायावती और रामविलास पासवान के लेवल के नेता बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और मांझी जी को ये लग रहा है कि अरे हम भी तो हैं इसी में, कहीं हमरा का है माथा पर गोड़ रखा जा रहा है। बेटा भी तो है, बेटा तो है अब, लेकिन ये कि अब बेटे को कौन सी लेगेसी दे के जाते हैं। एक बहुत बड़ा संघर्ष उनके लिए भी होगा मांझी के पीछे। और ये कहा जाता है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। बिल्कुल। देखिए, तो देखते हैं क्या कुछ इस लड़ाई में एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी कैसे इसे संभालती है। क्या जीतन राम मांझी इस बयान से पलट जाएंगे या फिर क्या कुछ होता है। पंचनामा में लगातार इस खबरों पर चीड़फाड़ जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में रखिएगा। देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।